मूवी की शुरुआत 1729 में होती है, जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं। वो लड़की अपने डॉग के साथ कबीलों में अपने बाकी साथियों के साथ रहा करती थी। उस लड़की का नाम नारो होता है। अब उस जमाने के लोग खुद शिकार करके अपना पेट भरते थे, इसलिए शिकार करने की प्रैक्टिस करने के लिए एक दिन नारो एक हिरन के शिकार पर चली जाती है। नारो इस हिरन पर हमला करने ही वाली थी कि तभी आसमान से एक जोरदार आवाज आती है, जिससे डरकर वो हिरन भाग जाती है। फिर नारो पहाड़ पर जाकर देखती है कि आखिर वो आवाज किसकी थी। वहाँ हम एक स्पेसशिप को देखते हैं, जिससे एक एलियन अर्थ पर आता है। वो एलियन दरअसल एक प्रेडेटर था, यानी वो ऐसा शिकारी था जो सिर्फ शिकारियों का ही शिकार किया करता था। ये देखकर नारो वहाँ से सीधा भागकर अपने भाई के पास आकर ये सारा सीन बताती है। वो कहती है कि मैंने आसमान में एक बहुत बड़ा क्रीचर देखा है जो हवा में तैर रहा था। दरअसल वो प्रेडेटर की शिप को कोई क्रीचर समझ रही थी। नारो कहती है कि अगर मैंने इतने बड़े क्रीचर का शिकार कर लिया तो मैं भी एक शिकारी बन जाऊंगी। ये सुनकर नारो का भाई कहता है कि तुम अभी इतनी ताकतवर नहीं हो, तुम्हें पहले कोई छोटा मोटा शिकार करके खुद को साबित करना होगा। अब वहाँ से सीधा नारो अपनी माँ के पास चली आती है, जो दरअसल जड़ी बूटियों की माहिर थी, यानी वो उन चीजों से दवा बनाया करती थी। नारो की माँ भी यही चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसकी तरह ही काम करे। उसे नारो का शिकार पर जाना पसंद नहीं था, इसलिए वो नारो को कहती है कि तुम शिकार ना किया करो और तुम जाओ जंगल से मेरे लिए कोई जड़ी बूटी लेकर आओ। अब नारो जंगल से जब वो जड़ी बूटी लेकर आ ही रही थी तो वो अपने कबीले के लोगों को देखती है जो एक शेर का शिकार कर रहे थे, क्योंकि उस जंगल में एक शेर उनके कबीले के किसी आदमी को अपने साथ ले गया था। वहाँ हम नारो के भाई को भी देखते हैं। अपने भाई को देखकर नारो उसके पास चली जाती है और खुद उनके साथ शिकार पर चलने की जिद करने लगती है। वो सब अपने साथ एक लड़की को ले जाने के लिए इनकार कर देते हैं, मगर नारो का भाई उन्हें कहता है कि अगर हमारा साथी जिंदा हुआ तो उसके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए नारो हमारा साथ दे सकती है। ये सुनकर वो सब नारो को अपने साथ शिकार पर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर हम देखते हैं कि उनका एक साथी एक दरख्त के पास जख्मी हालत में था। नारो जल्दी से उसके पास जाकर उसे जड़ी बूटी देने लगती है, क्योंकि वो काफी जख्मी था और उसका काफी सारा खून भी बह चुका था। उसकी ये हालत देखकर वो सब लोग उसे वापस अपने कबीले लेकर जाने लगते हैं, मगर नारो का भाई वहाँ जाने के लिए इनकार कर देता है। वो कहता है कि जिस किसी ने भी मेरे साथी की ये हालत की है मैं उससे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर नारो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, हो सकता है कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़े। लेकिन नारो का भाई उससे अपने साथ चलने पर मना कर देता है। अब नारो अपने बाकी साथियों के साथ वापस जा ही रही थी कि उसे रास्ते में बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो उस जंगल में रहने वाले किसी भी जानदार के नहीं थे। दरअसल वो निशान किसी और के नहीं बल्कि प्रेडेटर के थे, मगर नारो को अब इस बात का पता नहीं था। वहाँ पर नारो एक दरख्त पर काफी खून भी देखती है। इससे वो ये समझ जाती है कि जंगल में कोई खतरा है। वो अपने भाई को ये सब बताने के लिए जंगल में वापस चली जाती है और थोड़ा दूर जाने पर उसे उसका भाई और उसका एक साथी भी मिल जाता है। नारो से उन पैरों के निशानों के बारे में बताने लगती है, मगर नारो का भाई कहता है कि फिलहाल हमें अपने सामने वाले शिकार पर नजर रखनी चाहिए, वरना वो हमारा शिकार कर लेगा। अब आगे जाकर नारो एक दरख्त पर चढ़ जाती है और वो दोनों लड़के नीचे रह जाते हैं। तभी वहाँ पर एक शेर आकर उनके एक साथी पर हमला कर देता है और बड़ी तेजी से दरख्त पर चढ़कर नारो को अपना शिकार बनाने लगता है। वो शेर नारो पर हमला करने ही वाला था कि नारो का पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिरने से पहले शेर पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। अब जो ही नारो जमीन से टकराती है तो वो बेहोश हो जाती है। आँख खुलने पर नारो खुद को कबीले में देखती है जहाँ उसका भाई उसे छोड़ गया था। थोड़ी देर बाद उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है, जिसने उस शेर का शिकार कर लिया था। नारो के भाई की इस बहादुरी को देखकर उसे कबीले का सरदार बना दिया जाता है और सभी समझने लगते हैं कि अब कोई खतरे की बात नहीं है। मगर नारो ने दरख्त से गिरने से पहले जंगल में एक अजीब सी रोशनी देख ली थी और उसे पता था कि इसका मतलब है कि खतरा अभी टला नहीं। नारो अपने भाई को इस अजीब सी रोशनी के बारे में बताने लगती है और कहती है कि वो चीज हमारे लिए खतरा हो सकती है, मगर नारो का भाई उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह
नारू अपने डॉग के साथ जंगल में चली जाती है, जहाँ पर उसे प्रेडेटर का हरे रंग का खून मिलता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे जंगली भैंसों की बहुत सारी लाशें मिलती हैं और वहीं पर उसे एक सिगरेट भी मिलता है, जिसका मतलब ये था कि उन भैंसों को इंसानों ने अपना शिकार बनाया था। जंगल में आगे जाने पर नारू एक दलदल में फंस जाती है, मगर वो अपनी रस्सी का इस्तेमाल करके बड़ी समझदारी से वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर नारू वहाँ से सीधा नदी किनारे पहुँच जाती है, जहाँ एक भालू अपना शिकार खा रहा था। नारू उस भालू पर हमला करने ही वाली थी कि उसकी कमान टूट जाती है, जिसकी आवाज सुनकर वो भालू नारू की तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी तरफ आता देखकर नारू भागने लगती है और पानी में जंप लगा देती है, मगर वो भालू उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो नारू पर हमला करने ही वाला था कि वो रुककर पीछे देखने लगता है और उसके पीछे प्रेडेटर था जो शिकारियों का शिकार करता था। वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। भालू अपनी ताकत से प्रेडेटर को जख्मी कर देता है और उसका खून बहने लगता है। भालू को लगता है कि अब वो प्रेडेटर मर गया है, इसलिए वो वापस जाने लगता है, मगर प्रेडेटर अभी जिंदा था। जो ही प्रेडेटर दोबारा खड़ा होता है तो वो भालू बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर प्रेडेटर एक ही बार में उसका काम तमाम कर देता है। ये देखकर नारू और ज्यादा डर जाती है और वहाँ से नदी में बहते हुए आगे चली जाती है। अब वापस जंगल में आकर नारू अपने लोगों से मिलती है और उन्हें प्रेडेटर के बारे में सब कुछ बताने लगती है कि वो इतना ताकतवर है कि वो भालू तक को मार सकता है। वो लोग नारू की बात नहीं सुनते। उनमें से एक लड़का नारू का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे नारू को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो सब नारू को पकड़कर बांध देते हैं। ये सारा सीन प्रेडेटर इनविजिबल होकर देख रहा था। वो नारू के साथियों को शिकारी समझने लगता है, इसलिए वो उन पर हमला कर देता है। नारू के साथियों में से एक आदमी अंदाजे से प्रेडेटर पर तीर मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। अब जख्मी होने की वजह से वो प्रेडेटर थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। प्रेडेटर इतने गुस्से में आ गया था कि वो एक एक करके उन सब लोगों को मारने लगता है, मगर नारू बड़ी चालाकी से अपनी रस्सी खोलकर वहाँ से भागकर एक घास के मैदान में पहुँच जाती है। वहाँ नारू को अपने कबीले का एक लड़का भी मिलता है। वो दोनों मिलकर वहाँ से भागने लगते हैं। प्रेडेटर उनका पीछा करके नारू के साथी को मार देता है और अब वो नारू को मारने ही वाला था कि नारू एक ट्रैप में फंस जाती है। नारू को ट्रैप में फंसा देखकर वो प्रेडेटर उसे वहीं छोड़कर चले आता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने उस ट्रैप को लगाया हुआ था। दरअसल ये वही लोग थे जिन्होंने जंगल में भैंसों को मारा था और उनका सिगरेट नारू को उन भैंसों के पास से भी मिला था। वो लोग नारू को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और एक आदमी नारू के पास आकर उससे पूछता है कि उस प्रेडेटर ने हमारे बहुत से साथियों को मार दिया है और हो सकता है कि हम उसका अगला शिकार हो। अगर तुम्हें उस प्रेडेटर के बारे में कुछ भी पता है और उसे कैसे मार सकते हैं तो तुम हमें बता दो, बदले में हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। नारू उस आदमी को कुछ भी बताने से मना कर देती है। ये देखकर उन लोगों के सरदार को गुस्सा आ जाता है और वो एक और पिंजरे से नारू के भाई को बाहर मंगवाता है। दरअसल नारू की तरह ही उन लोगों ने उसके भाई को भी पकड़ लिया था। अब अगले सीन में वो लोग नारू और उसके भाई को एक दरख्त के साथ बांध देते हैं और अपनी गन्स के साथ उस प्रेडेटर का इंतजार करने लगते हैं। दरअसल नारू और उसके भाई को ये लोग उस प्रेडेटर को पकड़ने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ ही अरसे बाद वो प्रेडेटर वहाँ पर आ जाता है और इस बार वो इनविजिबल नहीं था। प्रेडेटर को देखकर नारू कहती है कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेडेटर सिर्फ उन्हें मारता है जो किसी और का शिकार कर रहे हो और इस वक्त हम बंधे हुए हैं, जिसका मतलब है कि हम शिकारी नहीं हैं। ये सुनकर नारू का भाई कहता है कि अगर ये हमारा शिकार नहीं करेगा तो ऐसे ये हमारे सभी साथियों को मार देगा, हमें इसे मारना होगा। ये चीज जो कोई भी है, अगर इसका खून बहता है तो ये मर भी सकता है। अब प्रेडेटर आगे बढ़ने लगता है, मगर उन सभी शिकारियों ने वहाँ पर ट्रैप्स लगाए हुए थे और उस प्रेडेटर का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। इसके बाद प्रेडेटर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो एक एक करके सभी लोगों पर हमला करके उन्हें मारने लगता है। अब चूंकि प्रेडेटर काफी बिजी था और नारू काफी स्मार्ट थी, वो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके खुद को और अपने भाई को छुड़वा लेती है। अब नारू का भाई गोरे को लाने के लिए और नारू अपने डॉग को लाने के लिए वहाँ से चली जाती है। प्रेडेटर एक डिवाइस को एक्टिवेट करके वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो लोग उस डिवाइस के पास जाकर देखते हैं कि वो है क्या। उस डिवाइस से उड़ने वाले बॉम्ब निकलते हैं और देखते ही देखते उस जगह पर ब्लास्ट हो जाता है। अब नारू अपने डॉग को छुड़वाने के लिए एक जगह पर चली जाती है जहाँ पर बाकी शिकारी भी मौजूद थे। नारू उन पर हमला कर देती है और उन्हें मारकर अपने डॉग को उनसे आजाद करवा लेती है।
तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो नारू पर गन पॉइंट कर लेता है। ये आदमी दरअसल कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने नारू से प्रेडेटर के बारे में सवाल किए थे। जब वो पिंजरे में कैद थी, प्रेडेटर ने उस आदमी का पाँव काट दिया था। इसलिए वो नारू से कहता है कि अगर तुम मेरा इलाज कर दो तो मैं तुम्हें अपनी गन दे दूंगा। नारू उस आदमी को कोई जड़ी बूटी दे देती है और वो आदमी लेट जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर प्रेडेटर आ जाता है। प्रेडेटर उस आदमी को स्कैन करता है। अब चूंकि जख्मी होने की वजह से उस आदमी का काफी सारा खून बह चुका था, इसलिए प्रेडेटर उसे मरा हुआ समझने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। प्रेडेटर जब अपना कदम आगे बढ़ाता ही है तो वो जख्मी आदमी के पांव पर पैर रख देता है, जिससे वो आदमी जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर वो प्रेडेटर उस आदमी को मार देता है। इतनी ही देर में नारू का भाई भी वहाँ पर आ जाता है और वो प्रेडेटर के सर पर हमला कर देता है, जिससे उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है। नारू वहाँ देखती है कि प्रेडेटर का हेलमेट एक दरख्त पर निशान लगाए हुए था और उसका हर निशाना उसी दरख्त के निशान पर लगता है। ये देखकर नारू समझ जाती है कि प्रेडेटर का हेलमेट कैसे काम करता है। नारू प्रेडेटर पर गन पॉइंट कर लेती है, मगर नारू को अभी गन चलाना नहीं आता था, इसलिए वो गन उससे नहीं चलती। इतनी ही देर में प्रेडेटर नारू के भाई को मार देता है। फिर उसके बाद प्रेडेटर चूंकि नारू को कोई खतरा नहीं समझता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नारू को एक नदी किनारे एक शिकारी मिल जाता है। वो उस शिकारी को पकड़ लेती है और उसे प्रेडेटर के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद प्रेडेटर वहाँ पर आ जाता है। वो शिकारी प्रेडेटर पर फायर करने लगता है, मगर इससे पहले ही प्रेडेटर शिकारी को मार देता है। इस बात का फायदा उठाते हुए नारू पीछे से आकर प्रेडेटर पर फायर कर देती है और इस बार उसकी गन चल जाती है, जिससे उस प्रेडेटर का हेलमेट नीचे गिर जाता है। नारू उस हेलमेट को पकड़कर भाग जाती है और उसे एक जगह रखकर प्रेडेटर को मारने की तैयारी करने लगती है। तभी उसके पीछे प्रेडेटर आ जाता है और नारू एक दरख्त से जंप लगाकर प्रेडेटर पर हमला कर देती है। नारू बड़ी चालाकी से प्रेडेटर के वेपन की मदद से ही उसे जख्मी कर देती है। अब प्रेडेटर नारू को पकड़ लेता है, मगर नारू किसी तरह उसे उस जगह पर ले आती है जहाँ पर उसने प्रेडेटर का हेलमेट सेट किया था। यानी जैसा हमने पिछले सीन में देखा था कि प्रेडेटर का निशाना वहीं पर लगता था जहाँ पर उसके हेलमेट का निशान हो। यहाँ प्रेडेटर अपने वेपन को जैसे ही एक्टिवेट करता है तो वो हेलमेट प्रेडेटर पर निशाना लगा देता है। अब जैसे ही वो प्रेडेटर शूट करता है तो उसका तीर नारू के पास से होता हुआ घूमकर वापस प्रेडेटर के सर में आ लगता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उसके बाद अगले सीन में नारू उस प्रेडेटर का सर लेकर अपने कबीले में आ जाती हैं और सब उसकी बहादुरी देखकर काफी खुश हो जाते हैं। पर चूंकि नारू का भाई मर गया था और कबीले का कोई और सरदार नहीं था, इसलिए सब लोग नारू की बहादुरी की वजह से उसे कबीले का सरदार बना देते हैं। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि 3 और प्रेडेटर्स जमीन पर आ रहे थे और वहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि इस मूवी के और भी पार्ट्स हैं। अगर आप उन पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके जरूर बताइएगा।